केमिस्ट्री पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ तक पढ़े थे? क्या? इतिहास। सबसे पहले पढ़े हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है, उसके बाद में हाँ इतिहास पढ़ लिए हैं। इतिहास में हमने जहां तक पढ़ा है रसायन विज्ञान का विकास, यही तो पढ़े हैं ना। उसके बाद हमने पढ़ा है महत्व, महत्व पढ़ा है रसायन विज्ञान का। ठीक, अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति। अगर आप यूपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां देखेंगे सबसे शुरुआत में यही है, द्रव्य की प्रकृति ही है। ठीक है, और जो मूलभूत अवधारणा है रसायन विज्ञान की, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लगभग उसमें पहले यही सब पढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए चाहे नीट हो, आप जीटी हो, या आप कक्षा 11 पढ़ रहे हो, तो यही से लगभग स्टार्ट होता है। द्रव्य की प्रकृति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर द्रव्य है क्या चीज। द्रव्य हम किसे कहते हैं, कुछ बताएंगे द्रव्य के बारे में? ठीक है, कोमल कुछ बताओ, द्रव्य क्या है? घर पर नहीं पढ़े हो आप? द्रव्य को अगर सीधी सी भाषा में देखा जाए तो द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक द्रव्य का एक निश्चित मान होता है। क्या होता है? मान होता है। और क्या होता है, द्रव्य जो होती है स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। और क्या होता है, द्रव्य में भार होता है। क्या होता है? ये सभी इसके क्वालिटीज पाए जाते हैं। हम द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ भी कहते हैं। तो अगर आपको परिभाषा बताना हो तो क्या बताएंगे कि द्रव्य वह है या पदार्थ वह चीज है जिसमें भार होता है, एक निश्चित मान होता है और वो स्थान घेरती है। आखिर पदार्थ है क्या चीज? है क्या चीज? कहीं आसमान से उतरा कोई चीज है? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो आसपास पाए जा रहे हैं चीज, आसपास जो पाए जा रहे हैं वो सभी क्या है? पदार्थ हैं या द्रव्य हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में अगर चार्ट है, अगर हमारे पास डस्टर है, माइक है, मोबाइल है, कुछ भी है अगर, तो क्या है? पदार्थ ही है या पदार्थ से ही मिलकर के बना है। ठीक है, तो समझ में आया कि हम अपने आसपास चारों तरफ पदार्थ या द्रव्य से ही घिरे हुए हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले सभी चीज पदार्थ ही हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, परिभाषा लिखना चाहोगे? द्रव्य किसे कहते हैं? चलो, द्रव्य आप हेडिंग डालें और लिखेंगे, ऐसे लिख लें, द्रव्य हेडिंग डालें और लिखें पदार्थ। और लिखेंगे कोई भी वस्तु जिसका, कोई भी वस्तु जिसका, तेजी से लिखते चलो, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान
घेरती है, स्थान घेरती है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है, यह आपके एनसीईआरटी का परिभाषा है। द्रव्य कहलाती है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। समझ में आया या और क्लियर से समझाएं इस बात को? थोड़ा और डीपली समझाएं। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, ठीक है, हमारे हाथ पर मैंने एक ऐसे डस्टर रख दिया, तो डस्टर ने कुछ ना कुछ 2 सेंटीमीटर और इधर 6-7 सेंटीमीटर जगह इसने इस जगह का ले लिया। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही, इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा ही, इस द्रव्य का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही कि कितना वजन है ये। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ भार होगा, स्थान घेरेगी तो क्या होगा? पदार्थ कहलाएगी। कोई भी वस्तु जिसमें वजन हो, भार हो, द्रव्यमान हो उसका, और स्थान घेरे वो क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी या पदार्थ कहलाएगी। प्रत्येक जितनी भी सृष्टि में कुछ भी बना है तो किससे बना है? द्रव्य से ही बना है। अगर देखें हम, तो हम भी तो किसी न किसी द्रव्य से बने हैं। आपका कुर्सी, मेज, बेंच लकड़ी से बना है, ठीक है, चाक, दीवार, ये सभी तो किसी न किसी चीज से बनी है, तो जिस वस्तु से बनी है क्या है? पदार्थ से ही बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। उदाहरण आप लिख लें। उदाहरण, अपने आसपास की वस्तुएं, आस पास की सभी वस्तुएं, ठीक है, अपने आसपास की सभी वस्तुएं आप लिख सकते हैं। कॉपी, कलम, किताब, चाक, डस्टर, मोबाइल इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिए। अब आप देखें तो कॉपी है, कलम है, कुछ भी, किताब, चाक, कुछ भी आप रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो क्या होंगी? स्थान घेरेंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यहां तक हो गया सर? चलिए, इसके बाद अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं? द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य की अवस्थाएं। चलिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की कैसी अवस्था? भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन? हाँ, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस होती है। ये कैसी अवस्थाएं हैं? भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, ठोस के दो एक लक्षण बताइए, दो एक उदाहरण बताइए ठोस के। पास पास लक्षण आप बता रहे, कोई एक उदाहरण बताइए। ईंट मान ले रहे हैं, ठीक है, डस्टर, ब्लैक बोर्ड मान लिया। चलो द्रव का बताओ। आप बर्फ भी रख सकते हो।
द्रव का बताइए, द्रव बताओ। पानी, ठीक है। और कोई? क्या? तेल, कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक, चाय, हाँ चाय इत्यादि, ठीक है। चलिए भाई गैस का बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऑक्सीजन, अब जितना गैस है खाली गैस बता दोगे, अपने दैनिक डेली लाइफ का कुछ बताओ। सीएनजी, CNG, चलो। हवा, हवा, धुआं, कोयला, कोहरा, भाप, चलो कोयला, कोयला तो आपका ठोस में आ जाएगा ना? नहीं, कोयला ठोस में आ जाएगा। कोहरा बोल रहा है, कोहरा, ठीक है। चलिए भाई, अब आपने देखा तो हम लोग ठोस के कुछ लक्षण देखते हैं कि आखिर हम इनको ठोस में क्यों रखते हैं। ठोस के कुछ लक्षण देखते हैं कि आखिर हम ठोस को ठोस क्यों कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको ये पता है कि प्रत्येक वस्तु किसी छोटे छोटे अणु या परमाणु से मिलकर बनी है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी छोटे छोटे अणु या परमाणु से मिलकर बनी है। और ठोस में क्या होता है कि जो ये अणु हैं ये आपस में बहुत ही नजदीक नजदीक पाए जाते हैं, एकदम पास पास पाए जाते हैं, ठीक है। और पास पास पाए जाते हैं और फिर क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु से अंतरा अणु बल के द्वारा, कैसे? अंतरा अणु बल के द्वारा बंधा होता है, जिसमें ससंजक बल भी कार्य करता है, ठीक है। अंतरा अणु और जो है ससंजक बल और अंतरा अणु बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इनका क्या होता है, आकार आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। और आयतन क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और कुछ और कोई क्वालिटी होती है ठोस का, आकार और आयतन निश्चित होता है। इस वजह से क्या होता है कि यह जिस रूप में आप रखोगे, जैसा आप रखोगे वैसा ही रहेगा। अगर आपने डस्टर को रख दिया है तो नहीं कि डस्टर फैल जाएगा, नहीं। मोबाइल रख दिया तो नहीं कि मोबाइल फैल जाएगा, मतलब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, ठीक है। और हाँ, बर्फ जो है पिघल जाता है, पेड़ों की बर्फ पिघल के जो है फैल जाता है, तो अभी हम बताएंगे कि इनके अवस्था में परिवर्तन, उसको हम अवस्था में परिवर्तन पढ़ेंगे, तब बताएंगे आपको कि हमारा ये बर्फ जो है बर्फ कैसे ठोस से द्रव में बदल जाता है और फैल जाता है। भाई आपका भी सवाल जायज है। चलिए अब अगर देखते हैं तो हमने पढ़ा आकार और आयतन निश्चित होता है, इस वजह से ये जैसे आप रखोगे वैसे ही सेम रखे रहते हैं। द्रव में अगर देखा जाए तो द्रव में हम क्या देखते हैं कि इनका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार इनका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। हाँ, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब आप कहेंगे आखिर सर आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो दोस्त जो यहां पर आपने देखा कि ये अणु पास पास थे, वह अणु क्या होता है, अणु इसमें थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं। कहाँ दूर दूर पाए जाते हैं, और इनके बीच में जो ये अंतरा अणु बल है या अंतरा अणु जो है यह ज्यादा पाया जाता है, अंतरा अणु ज्यादा पाया जाता है। और ये बल जो इनको बांधते हैं वो लचीले होते हैं, इतना कायदे से नहीं बांधते जितना बढ़िया से
इसको बांध के रखते हैं इनके अणुओं को, ठीक है। इस वजह से इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक। तो द्रव का आयतन और आकार अनिश्चित होता है। गैस का अगर देखेंगे तो गैस का क्या होता है, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जिसमें आप रखेंगे उसी का आकार और उसी का आयतन में ग्रहण कर लेते हैं, पूरे उसमें फैल जाते हैं। और इनके जो अंतरारुख हैं और भी ज्यादा दूर दूर पाए जाएंगे। अब आइए हम इसको थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतना बड़ा लकड़ी का गुटका ले और लकड़ी के गुटके में आप एक कील डाल रहे हैं, पतली सी कील है, तो पतली कील क्या होती है, आप डाल दिए, ठीक है। अगर इनके बीच में थोड़ा सा जगह है ठोस में, तो ठीक है, कील चला जाएगा। अगर आप उसी को थोड़ा और चौड़े किसी चीज से आप कोई चीज और डालना चाह रहे हो तो क्या होता है, लकड़ी फट जाती है, ठीक है। ऐसे मतलब क्या कि इसके बीच में, ठोस के बीच में जगह बहुत ही कम था, आपने कोई और चीज डाला तो क्या हुआ, वो जगह उसको नहीं दे पाया तो फट गया, अलग हो गया। ऐसे आप द्रव देखें, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक कील डालिए तो आसानी से डब्बे से नीचे पहुंच गया, ऐसे ही नहीं सही है। वैसे आप अगर गैस लीजिए, गैस है, गैस क्या, अभी आप इस कमरे में बैठे हैं तो यहाँ पर गैस तो भरा ही है, गैस तो है, गैस हर जगह विद्यमान है, जहां भी खाली स्थान पाया जाता है वहां पर गैस है, ठीक है। तो क्या होता है, या तो उसको निर्वात बनाया जाए कि वहां पर वायु ना हो, तो फिर गैस नहीं होगा, जहां खाली स्थान होगा वहां गैस होगा। तो मान लो यहाँ पर कोई आप कीली डालो, तो चाहे ऐसा डालो चाहे ऐसा डालो, इसमें तो न जाने कितना कीली भर दोगे, है बात की नहीं है। मतलब कि गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते, तभी तो हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप मान लीजिए लकड़ी है, हमारा हाथ है, ये ठोस है, अपने हाथ को इधर से इधर ले जा रहे हैं तो नहीं जा पा रहा ना, इसका मतलब इसमें स्थान नहीं है, नहीं जा पा रहा है। आप पानी में देखिए, पानी में आप ऐसे हाथ ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, लेकिन हाथ हमारा आसानी से चलाता और चला जाता है। मतलब ठोस से इसके जो द्रव के अणु होते हैं वह थोड़ा थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होते हैं, लेकिन होते हैं, इसलिए हमको बल लगाना पड़ता है। हवा में अगर आप देखें तो इसके जो अणु हैं इतना ज्यादा दूर दूर होते हैं कि आप आसानी से इसे हाथ ले आ और ले जा सकते हैं, कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है। आया बात समझ में, नहीं समझ में आया। ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं। हाँ, ये 9th और फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग चीज ही होती है, ठीक है। आगे बढ़े आप, चलिए अगर आप लिखना चाहें तो अब इसका परिभाषा एक बार लिखने का, लेकिन कॉपी तो बनाएंगे। अच्छा, तो एक बार आप अगर चाहते हैं तो आप लिखेंगे ठोस द्रव और गैस, लिखिए जैसे मैंने लिख दिया है। हाँ, ऐसे ऐसे आप बना लीजिए, ऐसे ऐसे बना लीजिए। मैं हट गया, वो चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लोग देख रहे हैं। आप नोट्स में कैसे लिखोगे एक बार हमको बताओ, मिटा दे इसको। हाँ, अरे नहीं, इतना बताओ, ठोस द्रव वाला बताओ, द्रव्य की अवस्थाएं बताओ। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, कैसे नोट्स में लिखोगे। हाँ ठीक है, ऐसा भी सही है, बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चैप्टर फर्स्ट है। हाँ, हमने अब तक पढ़ा द्रव्य की अवस्थाओं में, अवस्थाएं, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि द्रव्य की
तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं क्या? ठोस, द्रव और गैस, तीन होती हैं। अब क्या इनमें परिवर्तन भी हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो अब अगला हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन अगला पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन। लेकिन द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन लाता कौन है, किस वजह से आता है? तो इसके कारक होंगे ताप और दाब। ताप और दाब की वजह से क्या होता है? द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे? अब मान लीजिए इधर ठोस है, आपका ठोस है, ठोस को आपने क्या काम किया? गर्म किया, तो क्या हुआ? द्रव बन गया। ठीक है, और फिर द्रव को आपने क्या किया? गर्म किया, तो क्या हुआ? गैस बन गया। ठीक, और फिर गैस को आपने क्या किया? ठंडा किया, तो द्रव बन गया। और द्रव को आपने ठंडा किया तो क्या बन गया? ठोस बन गया। ये जो है ये उत्क्रमणीय क्रिया भी है कि इससे ये हो जाता है और इससे फिर ये हो सकता है। ठीक है, मतलब आप अगर यहां पर देखें तो आपने बर्फ लिया और बर्फ को आपने गर्म किया तो क्या हुआ? द्रव बना। द्रव को आपने गर्म किया तो क्या बना? गैस बना, भाप बना। यानी बर्फ से पानी बना और पानी से क्या बना? भाप बना। अब यहां पर अगर देखें ठोस से द्रव बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पिघलना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिघलना, मेल्टिंग। ठीक है, और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। ठीक है, और फिर भाप से द्रव बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन बोलते हैं। जैसे हाँ, ठीक है, और फिर द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। फ्रीजिंग। कैसे? अब डेली लाइफ में हम लोग देख लेते हैं। एक बार आपने बर्फ लिया, बर्फ को आपने ऐसे छोड़ दिया तो क्या कह रहे हैं कि बर्फ जल्दी खा लो नहीं तो पिघल जाएगा। मतलब पिघल जाएगा तो पिघल के क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो बर्फ यानी ठोस पिघल के द्रव बना। द्रव से क्या हुआ कि कहते हैं कि ज्यादा बॉयल होगा, ज्यादा गर्मी दोगे तो भाप बनने लगेगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। ऐसे जब भाप को आपने देखा होगा, जब घर में खाना बनता है तो जब भाप बाहर निकलता है ऊपर से हाथ लगाओगे तो कुछ बूंदे हथेली पर आ जाती है, तो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। भाप से वापस आप द्रव में बदल रहे हो तो संघनन कहलाता है। और फिर ये पानी को वापस आप ठंडा रख रहे हो, फ्रिज में कर रहे हो तो क्या होता है? जम जाता है और ठोस हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम और आएगा। अगर मान लीजिए हमारा जो ठोस पदार्थ है ये बगैर द्रव में डायरेक्ट क्या हो? गैस के रूप में बदल जाए। कोई भी ठोस बगैर द्रव बने, द्रव नहीं बन रहा है, द्रव नहीं बन रहा है और सीधे क्या बन जा रहा है? गैस बन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? विशेषकर कपूर वगैरह में पाया जाता है।
हाँ, कपूर में आप कपूर लेके जाएंगे और कपूर को आप ऐसे रख दें तो कपूर ये नहीं है कि पानी जैसा बनेगा, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। या आप गर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये नहीं कि कपूर को आप गला के द्रव बना लोगे, नहीं, वो डायरेक्ट वाष्प ही हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। देखियो ना ऐसा अभी महसूस किए हो, महसूस करना, ठीक है। तो अवस्थाओं में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जो इसका अगला पार्ट है द्रव्य का वर्गीकरण, वो हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज इतना पढ़े, इसमें से कोई चीज अगर ना समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। नोट्स सब लोग बनाते चलोगे, ठीक।